Okay, so today's my topic of presentation is an overview of thermal remote sensing and its application. So basically this is another technology within the remote sensing, like we have optical remote sensing, we have microwave remote sensing, we have SAR interferometry technology, and this is another field by which we can we have a number of applications related to thermal remote sensing. So we will discuss one by one what is thermal remote sensing. So my outline of lecture is what is thermal remote sensing. We will discuss what is thermal remote sensing, atmospheric window and bands. What are the windows by which you can look into using this thermal and bands. Bands mean nothing but the wavelength by which we can interpret the things. फंडामेंटल रेडिएशन लॉ, अगर साइंस के स्टूडेंट कोई है इसमें, कोई है जी? हाँ, 12th तो रेडिएशन या ऐसे लॉ पढ़ाए गए होंगे ना, स्टीफन एंड समथिंग. सो वी विल डिस्कस, वी विल नॉट गो डिटेल, आई विल डिस्कस दीज थिंग्स एज ए लेमैन. उसमें तो बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. यू कैन से उसमें क्या है कि बेसिकली फिजिक्स इन्वॉल्व है. रिमोट सेंसिंग बेसिकली नथिंग बट टोटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स. अगर फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो वो बहुत ही ईजिली समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू कि हम एक ऐसे आदमी, मतलब कि आप फिजिक्स आपको नहीं आती, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे. सो एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक इफेक्ट. अभी तक एटमॉस्फेरिक इफेक्ट तो हर एक में होता है, चाहे वो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग हो, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हो. स्लाइटली जैसे स्पेकल हमने उसमें बताया था, माइक्रोवेव क्या है, नॉइज है, तो क्या है वो एटमॉस्फेरिक एक तरह से बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं. इसमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स भी है. और व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस थर्मल डाटा. ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे थर्मल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा को एक्वायर करते हैं, सो ये हम डिस्कस करेंगे. और व्हाट आर द बेसिक सैटेलाइट्स रिलेटेड एंड सेंसर्स रिलेटेड टू दिस थर्मल माइक्रोवेव थर्मल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हर टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है. सो इसमें भी हम मेरिट्स डीमेरिट्स बताएंगे. बट इस टेक्नोलॉजी में जो लाइक माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है. बट एक्वायरिंग डाटा कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, या इंटरप्रिटेशन में कुछ डिफ़िकल्टी हैं. दैट वी विल डिस्कस इन आवर कवरिंग स्लाइड्स. इन like other technology, what are the basic application this thermal remote sensing technology. तो आप बताइए कि हमने वर्ड यूज किया थर्मल रिमोट सेंसिंग, आपको पता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग. बट इस टेक्नोलॉजी में हम क्या, मतलब इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं जी? हीट रिलेटेड ना, टेम्परेचर रिलेटेड यू कैन से, ठीक है ना. हीट टेम्परेचर ठीक है. तो वो उसका हीट का मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर करते हैं. जैसे हमें फीवर आ गया तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को यूज करके ही तो पता करते हैं कि मुझे नॉर्मल फीवर है या हाँ कि हमें फीवर बढ़ रहा है. एंड और इसके साथ में क्या एप्लीकेशंस हैं. सो हम वी विल गो, बट दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली हम क्या है, हम ये बोलते हर रिमोट सेंसिंग के हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि हमें कुछ एटमॉस्फेरिक विंडो हैं, कुछ वेवलेंथ हैं जो हम यूज करते हैं, और उसी के बेस पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. बट इन केस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने माइक्रोवेव में बोला, विजिबल में बोला 0.4 to 0.7, राइट, तो वो विजिबल रेंज हो गया. अगर हमने बोला 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी या माइक्रोवेव वेवलेंथ. बट इन दिस टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग वेवलेंथ 3 to 20 माइक्रोमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 बट 20. अभी हमारे लेक्चर में आप हो सकता है हमसे पूछें कि हम उसके नीचे भी जा रहे हैं, बियॉन्ड 3 to, इन बिटवीन 3 to 20 माइक्रोन के पहले भी हम जा रहे हैं. तो हम बताएंगे क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना.
आपने नियर इंफ्रारेड सुना होगा, तो इसमें भी थर्मल इंफ्रारेड बैंड है। बिफोर दैट यू कैन से बिफोर 3 माइक्रोमीटर के पहले भी एक थर्मल बैंड है जिसको हम 1.55 टू 1.75 लाइक सो उस बैंड को अगर हम यूज करें, बट उस बैंड को हम कब यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इसमें अभी हम ऑप्टिकल की बात कर रहे थे, तो ऑप्टिकल में हम क्या करते हैं बेसिकली, एग्जामिन एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड में हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं, एल्बिडो लेते हैं, या उसका डिजिटल नंबर या डिजिटल वैल्यू लेते हैं, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जिसे कहते हैं, या ठीक है ना। बट इमिसिव रिमोट सेंसिंग एग्जामिन एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्व शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। इस केस में क्या कर रहे हैं हम, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं एंड नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड देन टू इमिट दिस एनर्जी एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब मिडिल इंफ्रारेड एंड माइक्रो, उसके बाद बियॉन्ड चले जाते हैं तो माइक्रोवेव में चले जाते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी में क्या है बेसिकली दो हैं। जब सन के टाइम पे भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जब हम नाइट होती है उस टाइम भी यूज करते हैं। बट सन के केस में भी इंफ्रारेड उसमें या थर्मल बैंड या जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं वो यूज होती हैं, जैसे हमने अभी बताया 1.5 टू 1.75 इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस होगा। बट जब पूरा दिन सन रहता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, बिल्डिंग हो या कोई एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या करते हैं दिन में उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, और एब्जॉर्व करने का रात में वही हीट लिबरेट करते हैं या इमिट करते हैं। हमने वर्ड यूज किया है इमिट, तो वो इमिट मीन्स रेडिएट करना, रेडिएशन होता है। सो यही फ़र्क है, मतलब ऑप्टिकल में इस केस में हम क्या करते हैं कि दिन में भी जो हम इमेज लेके इंटरप्रेशन करते हैं, बट नाइट टाइम में भी हम इसका इंटरप्रेशन करते हैं। दैट इज़ अगर हम नाइट टाइम में कर रहे हैं तो हम किस चीज़ का कर रहे होंगे, ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो हम क्यों इसका थर्मल का यूज़ करते हैं, हम माइक्रोवेव क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बताएं आप लोग। कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है, कितना टेम्परेचर अप हो गया है रात को, उसकी टेम्परेचर को नाप। हाँ, इसमें हम इसी वजह से माइक्रोवेव बैंड का सबसे एडवांटेज क्या है कि अगर क्लाउड है, ठीक है ना, तो हम एडवर्स कंडीशन है, हमें फ्लड की मैपिंग करनी ही करनी है, तो हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि दैट हैविंग द पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, मॉर्निंग मैम, पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। बट इन केस ऑफ थर्मल हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं 3 to 20 माइक्रोमीटर या उसके नीचे 1.55 टू 1.75, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1.57 तो रेडिएटेड एनर्जी नहीं लेते हैं, उसमें तो हम रिफ्लेक्टेड एनर्जी यूज कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ दिस रेडिएटेड एनर्जी, जो कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो पहले एब्जॉर्व करते हैं हीट को, फिर उसके बाद लिबरेट करते हैं। तो लिबरेट करने में जो लिबरेट कर रहा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपनी इमिसिविटी है, ठीक है ना, तो उस इमिसिविटी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली, और उससे जो कर्व आएंगे उसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो इमिशन जो इमिट कर रहा है रेडिएशन वो वेरी करता है, इसी कारण हम अलग अलग बैंड भी यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट अभी आएंगे हम, यार उसमें एटमॉस्फेयर इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो मतलब सन की प्रेजेंस में कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, जो ही ऑब्जेक्ट पे आई इंसिडेंट गिरी उसमें तो वो धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट भी करेगी, और रिफ्लेक्टेड टारगेट रेड, और अगर नाइट टाइम है तो वो इमिट करेगी, तो इसलिए इमिटेड पाथ रेडिएशन वो नाइट में करेगा। इसी वजह से थर्मल टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज है कि हम इवन नाइट टाइम वी कैन असेस द थिंग, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है वो हम रेडिएटेड एनर्जी से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम वेवलेंथ 3 to 20 माइक्रोमीटर यूज करते हैं। और मोस्ट
जो हम 3 to 5 और 8 to 14 के लगभग, हमने रेंज तो बताया कि 20 तक है, बट मोस्टली जो कॉमन वेवलेंथ वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी दैट इज 8 to 14 या माइक्रोमीटर। अभी आएगा आपका, हाँ रख दीजिए, थैंक यू। अब इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव हैं एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो अगर एब्जॉर्ब होने के बाद एटमॉस्फेयर में फिर जा रही हैं, तो शॉर्ट वेव जो हमने इन किया, मतलब जो इंसिडेंट रे और आउटकम जो आउट है उसी को मेजर कर रहे हैं बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में। बहुत सिंपल उसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर स्टार्ट करने पे ही कहा था कि जो भी इस टेक्नोलॉजी में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सन हीट को एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिबरेट हो रही है। जो एरो शो कर रहे हैं दैट विल गो टू द सेंसर। सेंसर में जो हमने बैंड यूज़ किए हैं उस सेंसर में एमिटेड थर्मल रेडिएशन फॉरेस्ट का अलग होगा बिकॉज ऑफ इमिसिविटी करेक्टरिस्टिक। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग डिफरेंट इमिसिविटी करेक्टरिस्टिक। हम आपको दिखाएंगे बाद में स्लाइड में। वाटर हैज डिफरेंट क्रॉस बेयर सॉइल रोड्स एंड बिल्ट अप एरिया, तो हर एक का अपना एक इमिसिविटी करेक्टरिस्टिक है। वो क्या सेंसर क्या ले रहा है, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उसकी कुछ वैल्यूज आ रही हैं थर्मल के केस में। अगर बहुत सिंपल टर्म में कहें तो हमने अभी स्टार्ट किया तो हमने कहा हम दोनों में काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, थर्मल रेडिएशन को लेते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो कैसे इन प्रेजेंस ऑफ सन रेज आ रही हैं, वही ऑब्जेक्ट आपके रिमेन सेम, बट उसमें से रिफ्लेक्टेड एनर्जी को या रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस को हम नोट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ नाइट में क्या कर रहे हैं वो हम इमिटेड जो भी है, इमिट हो रही हैं बाद में जो एब्जॉर्ब हुआ है एनर्जी, उसको हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम बहुत सिंपल टर्म में आपको कहें तो हमने जो स्टार्टिंग से किया है कि थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन रिफर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द वेवलेंथ बिटवीन 3 to 20, जो हम स्टार्टिंग में मैंने बोला वेवलेंथ। बट मोस्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन या रिमोट सेंसिंग थर्मल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ 3 to 5 एंड 8 to 14। इसको भी मैंने आपको बताया पहले। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन बैंड, उनके अलग अलग जो मतलब एब्जॉर्प्शन बैंड अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग ढंग से भी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और इसी तरह लिबरेट भी अकॉर्डिंगली कर रहा है। ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द थर्मल इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड इज दैट द थर्मल इंफ्रारेड इज इमिटेड एनर्जी एंड नियर इंफ्रारेड इज रिफ्लेक्टेड एनर्जी। समझ में आ रहा है ना कि अगर सन है तो हम रिफ्लेक्टेड एनर्जी को मेजर कर रहे हैं इन केस ऑफ थर्मल रिमोट सेंसिंग। बट अगर हमें थर्मल इंफ्रारेड अगर इमिट हो रहा है तो इसका मतलब हम इमिटेड एनर्जी को या रेडिएटेड एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो ये आपको पता मतलब समझ में आ गया, बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज़ द बैंड विथ या व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस थर्मल रिमोट सेंसिंग, तो आप इमीडिएटली बताइए कि इट इज स्टार्ट फ्रॉम 3 to 20, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो बैंड्स हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड 8 to 14 माइक्रोमीटर, क्योंकि उसी में ज़्यादा काम किया। 20 तक बहुत मुश्किल में जाते हैं, उसके कुछ रीजन्स हैं दैट वी विल डिस्कस। ये आपके सामने है, हमने 3 to 5 बैंड्स और 8 to। अब इनका क्यों ऐसा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, और अगर ओजोन लेयर थिन हो जाए तो क्या होगा, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। हाँ, पेनिट्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और हमें हार्मफुल, यस इट्स हार्मफुल। तो हम बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पूरा वर्ल्ड जो है उस पर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं कि भाई इतना इमिशन मत करो, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर चाहे व्हीकल से हो चाहे और भी है, हम क्या ग्रीन हाउस को इमिट कर रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने नहीं रोका तो होगा क्या कि ओजोन लेयर बहुत थिन होती चली जाएगी, जैसा कि अभी अंटार्कटिका के पास में बताते हैं कि कुछ होल से बन रहा है। सो अगर यही चीज़ अंटार्कटिका में तो चलो बर्फ़ है,
तो उसमें बर्फ़ में इम्पैक्ट पड़ेगा या स्नो आइस में इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर ये लैंड मतलब जो कंटिनेंट्स हैं इस पर तो ह्यूमन रहते हैं, तो ह्यूमन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमन पे पड़ेगा। इसी वजह से हम इमिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज और इस दुनिया और बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो भी रही हैं बहुत। आजकल क्या होता है कि पहले जो बरसात भी होती थी तो वो बहुत ही एक पर्टिकुलर पैटर्न था। आजकल क्या है कि एक्सट्रीम है, एवरीथिंग इज एक्सट्रीम। बाढ़ आएगी, फ्लड अगर आया तो मतलब बारिश हुई तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाती है। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, तो इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। द थर्मल एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द अर्थ इज ट्रैप्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ओजोन। तो यही बैंड हैं जो कि थर्मल बैंड में हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। अगर इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो हमें हार्मफुल होंगे। सेम चीज़ है, उसको बहुत ही उस रूप में दिखाने की कोशिश की है। और एक चीज़ उसमें लिखा हुआ है नियर इंफ्रारेड 0.7 to 1.3। 0.7 तक क्या है? विजुअल रेंज है। बट बियॉन्ड दैट फिर हम नियर इंफ्रारेड या मिडिल इंफ्रारेड इस तरह के उसमें चले जाते हैं, और थर्मल इंफ्रारेड में। सो बेसिकली हम थर्मल इंफ्रारेड अगर हम विजिबल के और थर्मल के बीच में जा रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं 1.55 to 1.72। लाइक कुछ सैटेलाइट हैं जिसमें इस बैंड को यूज करके हम कुछ इंटरप्रेशन करते हैं, मतलब इमेज को इंटरप्रेट करते हैं, जैसे मिडिल इंफ्रारेड। तो आप इसको कह सकते हैं मिडिल इंफ्रारेड के लगभग करीब। नियर इंफ्रारेड 0.7, मिडिल एवरी जो हमने अभी पीछे देखा उसका बहुत ही जो आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा था नहीं, इस वजह से बड़ा किया हुआ है। अब एटमॉस्फेरिक विंडो तो आपको पता है, अभी आपसे ने बताया कि क्या है रीजन्स दैट पास एनर्जी। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या एटमॉस्फेयर में जिस रीजन में हम पेनिट्रेशन है और हम वेवलेंथ को यूज करके हम सरफेस ऑफ द अर्थ को मैप कर रहे हैं या उसकी इमेज ले रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक, या उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो ये हर टर्म में आएगा, वेदर इट इज थर्मल, वेदर इट इज माइक्रोवेव, किसी, क्योंकि वही बैंड्स हैं जिसके थ्रू हम लुक इनटू होते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। और एब्जॉर्प्शन बैंड दैट रीजन दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड एनर्जी इन केस ऑफ थर्मल इसमें। सो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस डिटेक्ट इंफ्रारेड एनर्जी इन दीज रीजन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर allow a portion of the infrared energy to be transmitted in atmosphere from the terrain, from the surface of the earth and detector. अब अगर हम थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। एंड हमने बार बार बताया कि यही बैंड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, मोस्टली वी आर यूजिंग। अब इसमें क्या है कि एनर्जी इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट विच एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जीरो के बयान, मतलब अगर जीरो है तो हम उसको उसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं। और द मैग्नीट्यूड एंड स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ इमिटेड एनर्जी आर गवर्न बाय द मटेरियल। क्या है उसमें? हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इमिसिविटी, बार बार मैं इमिसिविटी बोल रहा हूँ, जो रेडिएट इमिट हो रहा है दैट इज एमिसिविटी। और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग डिफरेंट एमिसिविटी। अभी हम आपको एक टेबल के थ्रू बताएंगे। अब इसमें हम क्या मेजर करते हैं बेसिकली कि लैंड एंड ओशन सरफेस टेम्परेचर थर्मल के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं, लैंड में भी और सरफेस में भी। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उसके बेस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उसके बेस पे ही तो इवन क्लाउड की भी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। उसी से हम लोग इवन एसेस करके बता देते हैं फोरकास्ट जो हो रहा है। बहुत सारे सैटेलाइट जिसके थ्रू उसमें ह्यूमिडिटी देखते हैं कि किस तरह मतलब एटमॉस्फेयर में है उसको में। एंड ट्रेस गैस कंसनट्रेशन, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ट्रेस गैस कंसनट्रेशन, ट्रेस गैस क्या है बेसिकली? मीथेन, ओजोन, कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन्हीं के कारण अगर ये हम ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, अगर हम ज़्यादा इमिशन न करें, पोल्यूशन न करें, तो ये अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ओजोन लेयर अपने आप ही कंट्रोल रहेगी।
रेडिएशन बैलेंस एंड एमिसिविटी। सो हम क्या कर रहे हैं कि इस थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग में इन चीज़ों को मेजर करके जो इंस्ट्रूमेंट है या सेंसर है वो इन सब चीज़ों को मेजर करने के बाद में इमेज जनरेट करता है। हिस्ट्री में जाएं अगर हम, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कब से ये मतलब स्टार्ट हुआ ये थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। सर एस्ट्रोनॉम थे हर्शल 1732 to 82 के बीच में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ पावर ऑफ द प्रिज्मेटिक कलर्स ऑफ टू हीट एंड इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट। सो ये इनका पहला पेपर था। वहीं से फिर थर्मल रिमोट सेंसिंग था और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थर्मल के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। फिर 1870 में बिगन द रिसर्च प्रोग्राम फाइंड आउट द सुपीरियर रेडिएटर डिटेक्टर, और उसमें क्या किया उन्होंने, टेम्परेचर को मेजर करने का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे नाम है बोलोमीटर। बेसिकली क्या कर रहा है वो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। सो एक तरह से थर्मल रिमोट सेंसिंग की शुरुआत वहाँ से हुई। दैट इज नॉट सैटेलाइट बट इंस्ट्रूमेंट यू कैन से, क्योंकि सैटेलाइट में क्या करते हैं हम, सैटेलाइट में इंस्ट्रूमेंट ही तो लगाते हैं, उसमें डिटेक्टर क्या है। बेसिकली हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया, फिर उसी इंस्ट्रूमेंट को हमने माउंट कर दिया किस पे, सैटेलाइट पे, या वो एक पर्टिकुलर वेव लेंथ को हमने आपको दे दिया। फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हॉफमैन कुड डिटेक्ट मैन एंड एट द 120 मीटर इन एयरक्राफ्ट। मतलब कहने का उन्होंने करीब 120 मीटर ऊपर से थ्रू दिस थर्मल रिमोट सेंसिंग या थर्मल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने ह्यूमन को डिटेक्ट किया, एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने की कोशिश की। इन 1930 इन जर्मनी डेवलप ए कील सिस्टम टू डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द बॉम्बर एंड द नाइट फाइटर। जो प्लेन्स होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की, लाइक माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में भी क्या कर रहे थे, अगर हमें ट्रूप्स का कंसंट्रेशन देखना है तो विदाउट गोइंग दैट पर्टिकुलर प्लेस हमने अपने को टिल्ट किया और हमने देख लिया कहाँ पे मिसाइल्स हैं या लोग ट्रूप्स का मूवमेंट है, कहाँ व्हीकल का मूवमेंट है। सो हमने ये सारी चीज़ें डेवलप की। बट ड्यूरिंग 1930 फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये फोटो डिटेक्टर भी इस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया। एंड 1968 द गवर्नमेंट क्लासिफाइड थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग सिस्टम दैट डिडंट एक्सीड द सर्टेन स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टेम्परेचर। अब इसमें धीरे धीरे फिर वो रेजोल्यूशन की भी बात आई कि कितना हम सेंसर किस तरह डिटेक्ट करें तो उसमें क्या रेजोल्यूशन होगा। तो जैसे फर्स्ट जो सैटेलाइट था नोवा, तो उसके केस में हम पूरा 1 किलोमीटर एट ए टाइम, हम एट ए ग्लांस 1 किलोमीटर के एरिया जो है डिटेक्ट करते थे। वो फर्स्ट सैटेलाइट था, मतलब कहने का रेजोल्यूशन उसका 1 किलोमीटर के लगभग था। और 1 किलोमीटर में क्या दिखेगा, कोई छोटी चीज़ तो दिखेगी नहीं। तो ये धीरे धीरे करके तो उसमें हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर के वेरिएशन को मेजर कर रहे थे। फिर फर्स्ट सैटेलाइट या फर्स्ट डीक्लासिफाइड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा were collected by US television, that is TIROS, launched in 1960. The coarse resolution thermal infrared data were ideal for monitoring regional cloud pattern. ये जो उससे हम रीजनल क्या क्लाउड का पैटर्न है उसको मॉनिटर और उसका मूवमेंट, क्लाउड के पैटर्न को मूवमेंट क्यों कि थर्मल है, थर्मल मतलब टेम्परेचर वेरिएशन है और इस तरह किस तरह मूवमेंट कर रहा है उसको भी मॉनिटर करने की कोशिश की। And NASA launched SCCM, that is Heat Capacity Mapping Mission in April 1976 और उसमें जो इमेज जो रेजोल्यूशन था उसका 600 by 600 मीटर इन थर्मल, और उसमें बैंड विड्थ क्या यूज़ की 10.5 to 12.6 बोथ। अब हम आ रहे हैं बोथ डे एंड नाइट। अब हम डे में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ नाइट एट 2:30 हम उसमें एमिटेड एनर्जी नहीं, बट सैटेलाइट एक ही है बट उसमें इस तरह के सेंसर को उन्होंने लगाया था कि इवन दिन में भी देख सकते हैं और रात में देख सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिकली ओरिएंटेड जियोलॉजी थर्मल इंफ्रारेड सिस्टम। इस तरह से कहते हैं। अब हम सेंसर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेसिकली अगर इसको कहें तो ये सेंसर डेवलपमेंट है।
कोई भी रिसर्च होती है पहले वो लैब में होगी, फिर इसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में या सेंसर में माउंट करेंगे। नासा निम्बुस ये 7, इसमें भी जिस थर्मल बैंड था और वो कोस्टल जोन कलर स्कैनिंग इंट्रोड्यूस थर्मल इंफ्रारेड सेंसर मॉनिटरिंग सी सरफेस टेम्परेचर, जो निम्बुस सैटेलाइट था। एंड 8080 JPL मतलब जेट प्रोपोर्शनल नासा, उसने एक तरह से डेवलप किया टाइम है थर्मल इंफ्रारेड मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर दैट रिक्वायर्स थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी इन 6 बैंड। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट, जैसे हम ने बताया था नहीं माइक्रोवेव में हमने क्या किया, डिफरेंट जो बैंड थे P के L, तो उनको अलग अलग करके हमने एक सेपरेट बैंड दिया और हर एक की अलग पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी थी। तो लाइक दिस इसमें भी क्या किया इन्होंने, डिफरेंट बैंड्स को वो किया और उसके बेस पे पूरा जो है बैंड को जो कि मिडिल इंफ्रारेड में था। आजकल क्या है, नोवा अभी हमने बात की नोवा की, जिसमें कि क्या है, इसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए है। कलेक्ट थर्मल इंफॉर्मेशन डाटा एट ए स्पेशल रेजोल्यूशन 8x8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर का इसका रेजोल्यूशन फॉर वेदर प्रेडिक्शन, ये वेदर को प्रेडिक्शन में यूज कर रहे हैं। और इसमें है कि फुल डिस्क इमेजेस ऑफ द अर्थ आर ऑब्टेन्ड एवरी 30 मिनट। अभी हम आपसे उसमें बात कर रहे थे कि इन जनरल हमें करीब आधा दिन का वो मिल रहा है, मतलब 24 घंटे की जगह आधा। इतनी सैटेलाइट ऑर्बिट में है, हमने उस दिन बताया था शायद 770 मतलब 7700 से भी ज़्यादा सैटेलाइट पूरे ऑर्बिट में है एट प्रेजेंट। वो इंडिविजुअल इट्स नॉट रिलेटेड टू, वो ऑप्टिकल भी हैं, माइक्रोवेव भी हैं, थर्मल भी हैं, अदर सैटेलाइट आल्सो, सो स्पाइस सैटेलाइट भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा 8x8 किलोमीटर के ये उन्होंने नोवा जो है वो वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज किया, और बोथ डे एंड नाइट बाय द थर्मल इंफ्रारेड, इसको भी डे नाइट, क्योंकि अगर हमें वेदर का प्रेडिक्शन करना है तो हमें डे नाइट की इमेज चाहिए, उसी के बेस पे ही हम कंफर्म हो सकते हैं कि क्या क्लाउड का मूवमेंट है, क्लाउड की क्या क्लासिफिकेशन है। क्लाउड भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें हाँ, तो उसमें कौन किस तरह के क्लाउड हैं, तो उसको प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। इसके बाद उन्होंने नोवा, हमने उस दिन भी बोला था, एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर कलेक्ट थर्मल इंफ्रारेड लोकल एरिया कवरेज 1.1 to 1 किलोमीटर इन ग्लोबल एरिया कवरेज। ग्लोबल एरिया कवरेज उसका 4.4 किलोमीटर। इस तरह अरेंजमेंट उसमें किया गया है कि अगर लोकल देखना है तो 1.1 किलोमीटर स्वात है, और अगर उसको हम पूरा ब्रॉड उसमें जा रहे हैं जिसे हम ग्लोबल कवरेज कर रहे हैं तो 4x4 किलोमीटर है। द रूटीन कलेक्शन ऑफ थर्मल इंफ्रारेड डाटा आर ए पार्ट ऑफ ईच पर्सन डेली लाइफ। अब आपके क्या है कि वेदर की रिपोर्ट हमको मिल रही है ना, तो तुरंत इवन फोरकास्ट कर देते हैं। आजकल तो SMS आ जाता है कि अभी विदिन 2 or 3 आवर्स में ये इस तरह का यहाँ थंडर स्टॉर्म आ सकता है क्लाउड। तो ये क्या है, ये सब इसी थर्मल और या जो इनसेट सीरीज के सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में, जिसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करते हैं, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो वो जो है इसको मॉनिटर करते रहते हैं पूरे वर्ल्ड को, और पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करने के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही देखता रहेगा ना अर्थ के, तो कितने सैटेलाइट चाहिए एटलीस्ट टू कवर द होल वर्ल्ड? नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस GPS सिस्टम। नो, हम कह रहे हैं कि अगर बर्ड को कवर करने के लिए कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एट ए टाइम चाहिए। आप लोग जो है टेलीविज़न में मैच कहीं आ रहा है और उसको देख लेते हैं, और वो यहाँ अपने हमारे इंडिया में तो नहीं हो रहा होता है, पर फिर भी हम देखते हैं। क्यों, कैसे देख लेते हैं? सैटेलाइट के थ्रू तो देखते हैं, वो पता है मुझे, बट कैसे? जब हमारे 3 मेजर बड़े बड़े कैमरास, 3 मेजर बड़े बड़े कैमरा नहीं है,
पूरे वर्ड को कवर करने के लिए मैंने उस दिन, आप लोग याद नहीं रखते हैं इसका मतलब, बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनो। हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम आपको इन्फॉर्मेशन वैसी दे रहे हैं जो आपके ही काम की है, और इसी वजह से लेक्चर में आज मैंने पूछ लिया। अभी एक्चुअली में क्या है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, वो 1/3 पार्ट ही कवर करते हैं वर्ल्ड उसका, ग्लोब का। तो हम क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 या 4 सैटेलाइट चाहिए टू कवर द होल वर्ल्ड, और मैच कहीं हो रहा है बट हम देख रहे हैं अपने टेलीविजन यहाँ पे। तो होता क्या है, उस सैटेलाइट से वहाँ पे मैच हुआ, उससे सिग्नल गए फर्स्ट, जो जहाँ पे जिस देश में हो रहा है, कोई तो ऑर्बिट में होगा वहाँ सैटेलाइट, उससे वो सेकंड सैटेलाइट में गया, सेकंड का या थर्ड में गया, और उसके थ्रू तब हम लोग यहाँ पे बैठ के उस मैच को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वेदर फोरकास्टिंग में है, और इवन जो टेलीविज़न फोरकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है। जबकि पहले हम लोग नहीं देख पाते थे, जहाँ हो रहा है वहीं पर जाके जो फिजिकली जाके देखते थे, या उस तरह के। इवन रेडियो में क्या कमेंट्री आती थी हम लोगों के ज़माने में। अब तो खैर रेडियो तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, हमेशा टीवी ही देखते हैं। तो उसमें हम लोग रेडियो के थ्रू ही, कमेंट्री के थ्रू ही मैच का एंजॉय करते थे। अब हमने वो क्या प्रिंसिपल है बेसिकली इस जो थर्मल रिमोट सेंसिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेड रेडिएशन। हम क्या कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम इमिटेड रेडिएशन, तो रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाई इट्स इंटरनल टेम्परेचर और इमिसिविटी। इमिसिविटी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी ऑफ इमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसी को हम इस टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। एल्बिडो आप समझ रहे हैं, एल्बिडो में हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ले रहे हैं, चाहे वेदर पर्टिकुलरली इन विजुअल रेंज वी आर यूजिंग दैट। तो एल्बिडो और इमिसिविटी में फ़र्क क्या है, क्योंकि इस थर्मल के केस में वी आर यूजिंग द लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो इमिट हो रहे हैं, रेडिएट, क्योंकि पहले एब्जॉर्ब हुए बाद में इमिट हो रहे हैं। हम बार बार कह रहे थे ना कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम डिफरेंट इमिसिविटी। सो दिस इज द चार्ट, या यू कैन से तो क्लियर वाटर की इमिसिविटी वे है, इस वेट स्नो की ये है, और ड्राई स्नो की पूरा एक चार्ट देखिए आप। इसमें जो भी टेबल बनी हुई है, इसमें एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, और ये इंस्ट्रूमेंटली साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। और इसी से हम डिफरेंट चीज़ को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं इन केस ऑफ थर्मल। पर्टिकुलरली अभी देखो मंगलयान गया, हमारा चंद्रयान गया, हम तो नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन क्या है हमारा जो वहाँ पे स्पेक्ट्रो रेडियो में जो हमने भेजा है, जो इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है प्रज्ञान में, तो वो क्या कर रहा है, वो सरफेस पे जा रहा है, और जो भी उसकी तो पूरा रेज डाल रहा है ज़मीन पे। रेज डालने के बाद उसने क्या किया, कर्व बनाया। साइंटिस्ट जो नीचे बैठा हुआ है ग्राउंड पे, वो कर्व आया, उसने पहचान लिया कि यहाँ पे ये मिनरल है, बताया ना कि यहाँ ये मिनरल है। तो कैसे हमने क्या किया है, उस चीज़ को एक तरह से पहले हमने लैब के अंदर उसको समझा कि इस चीज़ का ग्राफ किस तरह बनता है, फील्ड जिसको हम फील्ड कहते हैं, कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट को, जैसे स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है, आप लोगों ने तो पता नहीं हैंडल नहीं किया, हम लोग हल ऑब्जेक्ट में गए, IRS जब हमने ट्रेनिंग लिया था तो उस पर, और हमने यहाँ भी यूज़ किया, हमारे ऑफिस में था। तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में गए, और उसका जो भी हमने रिफ्लेक्टेंस वैल्यू लिया, और इसके बाद हमने उसको वो किया, तो उसमें जो डिफरेंट कर्व्स आ रहे हैं, यस, तो डिफरेंट कर्व्स के बेस पे ही यहाँ बैठा हुआ साइंटिस्ट, जो कि वो चंद्रयान में जो भी प्रज्ञान हमें भेज रहा है सिग्नल्स, उसको हम यहाँ नीचे बैठ के इंटरप्रेट कर रहे हैं। और इसी के बेस पे हमने कहा कि यहाँ पे ये मिनरल्स हैं। अभी उतना ज़्यादा उसने नहीं मूव किया है, लेकिन जितना भी मूव किया है उसमें उसने अपने आप जो भी कर्व भेजे हैं, बेसिकली वो कर्व भेज रहा है, वो उसको कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर कि उसने क्या, जो भी उसको स्पेक्ट्रोमीटर से मिल रहा है, उसने नीचे भेजा कर्व, और कर्व के बेस पे यहाँ पे पहचान रहे हैं। और यहाँ के साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अच्छा ये वहाँ पे ये भी है, वहाँ पे ये भी है, और ये भी, ये मिनरल है। सेम चीज़ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पाथ लेंथ क्या है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन क्या है, साइज़ क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, और लोकल वेदर कंडीशन क्या है। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें, जो एटमॉस्फेयर का जो इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है,
उसके बेस पे ही। इन लोगों का आना है क्या? हमारे क्लास बंद कीजिए। अब हम अभी हम बता रहे थे कि आपको कि बहुत सारे इसमें क्या है, इतनी ला लगते हैं ना। प्लैंक रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब है, मतलब जब तो उसे हम ब्लैक बॉडी, बहुत ही सिंपल टर्म बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। वेन डिस्प्लेसमेंट ला इससे क्या टेम्परेचर का वेरिएशन पता करता है नीचे से। तो ये बहुत ही एलेबरेटेड है, इसको हम भी एलेबरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिकली बहुत सारी फिजिक्स। लेकिन जो हम चीज़ बताने वाले हैं, जैसे नेक्स्ट उसमें है प्लैंक रेडिएशन है ब्लैक बॉडी के अंदर जिसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी के रूप में उसका हो गया। अब उससे जो लिबरेट होगा उस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट प्राइमरली फंक्शन, मतलब कि हम उसको, ये बहुत सारे फार्मूले हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें आपने को टेम्परेचर नाम सुना होगा, केल्विन टेम्परेचर लाइक दैट, तो वो सब चीज़ों के बेस पे फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। बट इसमें कि ये लॉ इन्वॉल्व रहते हैं इस थर्मल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में। शुरू में क्या किया कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट बने, जैसे थर्मल इमेज इक्वेशन कैसे किया, MSF many multispectral systems sense the radiation in thermal radiation as well as the visible and reflected infrared portion of the spectrum। तो कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाए पहले और उसके बेस पे हमने उन चीज़ों को इक्वेशन करने की कोशिश की या डिटेक्ट करने की कोशिश की। अब थर्मल सेंसर यूज फोटो डिटेक्टर सेंसिटिव टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फोटॉन इन द सरफेस टू डिटेक्ट इमिटेड थर्मल, बार बार हम बोल रहे हैं थर्मल रेडिएशन कहते हैं, टू डिटेक्ट द कूल्ड, सबसे ज़्यादा कूल क्या है और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर कहाँ है, तो इसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में। एंड थर्मल सेंसिंग मेजर द सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये दीज आर द डिफरेंट सेंसर, अभी हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद वो टर्म आ रहे हैं, टीरोस के बारे में हमने बताया था, लेकिन हमने वो बताया आपको जब हम क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है इस थर्मल रिमोट सेंसिंग का। तो टाइरोस ये 60 में लॉन्च हुआ। जियोस के बारे में भी हमने बताया, थर्मल इंफ्रारेड 1 किलोमीटर जिसमें हम डे नाइट की कैपेबिलिटी है। SCMM जो 78 में हुआ और इसका रेजोल्यूशन 600 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है और इसमें जो रेंज हमने यूज़ की 10.5। इस तरह बहुत सारे ABHR ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी टाइम भी थर्मल इंफ्रारेड मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर एयरबॉर्न, ये बेसिकली एयरबॉर्न जो कहेंगे आपकी हमने एरोप्लेन में इसको माउंट किया, ठीक है ना। एटलॉस जो कि इसमें 15 बैंड हमने यूज़ किए, मतलब कहने का हमने डिस्क्रीट किया। जो थर्मल बैंड हम बोल रहे हैं ना 3 to 20 या जो भी है, तो उसमें हमने क्या है कि अलग अलग बैंड उसमें किए हैं, जिसमें हमने 15 बैंड यूज़ किए हैं, 15 उसको लाइक हमने माइक्रोवेव में बताया था 5-6 बैंड ही बता रहे थे। इसमें क्या है कि वो स्लाइस डाउन किया। अभी एक और टेक्नोलॉजी है, वो शायद हमें चूँकि आपके कोर्स में नहीं है बताएंगे नहीं, बताना चाहिए बट नहीं है, हाइपर स्पेक्ट्रल में और भी स्लाइसिंग है। मतलब कहने का कि जितनी ज़्यादा आप वेव लेंथ के बैंड्स को स्लाइसिंग करोगे तो आप उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी टू डिटरमाइन, मतलब डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी में जो रिमोट सेंसिंग में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब एक और टेक्नोलॉजी है हाइपर स्पेक्ट्रल में क्या कर रहे हैं कि इतने बैंड्स हैं उसमें, और बैंड्स के क्या हैं, वही कर्व, कि हर बैंड में अलग अलग कर्व अलग अलग ऑब्जेक्ट के आ रहे हैं और उसके बेस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल एस्टर, द एडवांस स्पेस बाउंड थर्मल इमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। और ये टेरा जो सैटेलाइट है उस पर लगा हुआ है और इसमें हमने जो बैंड विड्थ यूज़ की है 8.1 to 11 माइक्रोन और करीब इसमें भी 14 टोटल बैंड्स हैं। तो इस तरह करके अलग अलग बहुत सारे सैटेलाइट हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए तो अगर हम रिसोर्सैट 212 की बात करें तो उसमें भी एक थर्मल बैंड है, वही 1.55 लैंडसैट में है। लैंडसैट जो अभी आएगा आगे, तो लैंडसैट में भी हमने उसको जो है यूज किया, हाँ यस। तो इसमें भी हमने पूरा जो बैंड यूज की है, तो वो उसमें भी थर्मल बैंड है, क्योंकि लैंडसैट में बहुत सारे बैंड्स हैं।
तो उसमें से एक बैंड जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड फॉर द थर्मल। जैसे कि हम लोग जियोलॉजी के हैं, तो जियोलॉजी में क्या होता है, जो आपके रॉक टाइप हैं, तो हर रॉक टाइप बेसाल्ट है तो उसका जो थर्मल इनर्शिया या वो जो डिफरेंट होगा टू अदर रॉक, क्ले, ग्रेनाइट, तो हर एक का अलग अलग है। तो थर्मल इमिशन मतलब कहने का जो इमिशन की कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। और हम क्या कर रहे हैं, इमिटेड रेडिएशन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्मल के केस में। तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जो कि चाहे वो मंगलयान में हो या चंद्रयान में, हर कहीं भी है। हमें तो रॉक टाइप देखनी है ना, तो अगर वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ दिस थर्मल। इवन स्नो और आइस, मतलब बहुत ही स्लाइट वो है, बट अभी एक हम इमेज दिखाएंगे आपको कि वो 1.55 में किस तरह दिखती है सैटेलाइट की इमेज, तो उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कुछ दूसरा मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है। ये स्कैनर मीन्स ये डिटेक्टर बेसिकली। तो हम अलग अलग धीरे धीरे जो ही डेवलपमेंट हुआ तो अलग अलग डिटेक्टर, देखिए इसमें लिखा है 1.552, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, अभी तक आया नहीं था, कि इनकॉर्पोरेट द लाइन सर TM थीमेटिक मैपर में लगा हुआ है, जिसे TM बैंड बोलते हैं, और उसका जो वेवलेंथ है 1.552। एक दूसरी वेवलेंथ भी है इसमें 2.08 to 2.3 लाइक दैट। तो ये माइक्रोवेटर बैंड भी हम इसमें यूज कर रहे हैं लैंडसेट के केस में। और बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसको अब फिर माउंट कर दिया उस थीमेटिक मैपर की जगह, डिटेक्टर यू कैन से। ये दूसरा ये 10 बैंड में है जो 8.5 to 13। ये नेक्स्ट है वो टाइम, अभी हमने बताया था, तो उसमें हम कौन सा बैंड यूज़ कर रहे हैं, वो है जो 6 बैंड रेंजिंग फ्रॉम 8.8 से। नासा एटलास में दैट इज आल्सो ए 6 बैंड 8.2 to 12.22। तो ये अलग अलग, क्योंकि जो डेवलपमेंट करते हैं, मतलब हम कहते हैं ना सेंसर डेवलपमेंट। सेंसर डेवलपमेंट क्या होता है, साइंटिस्ट धीरे धीरे करता है ना, एक साथ तो नहीं। अब हमें जिस चीज़, इसी वजह से जब भी इसरो में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो क्या करते हैं, वहाँ के साइंटिस्टों को ये बोला जाता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप कोई बैंडविड्थ बताइए जिसमें कि आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसे सेंसर ऐसे नहीं बनते हैं कि जैसे जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, वहाँ एप्लीकेशन साइंटिस्ट भी रहते हैं और जो डेवलप करते हैं, डिटेक्टर बनाते हैं, वो लोग भी रहते हैं, जिसे हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर बनाने वाले उन साइंटिस्टों से पूछते हैं कि आप स्नो आइस ग्लेशियर में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम उसी अनुसार जो है बैंड वेवलेंथ सैटेलाइट में माउंट करें। और तो इसी तरह धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, एक साथ नहीं हुआ। और ना होगा कोई भी डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी में होगा। पहले कुछ चीज़, पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। पहले अगर हमें ये पहले नहीं पता चलता था कि मतलब वेदर का फोरकास्ट कहाँ पता चलता था, रेडियो में कभी आ गया तो आ गया। बट अब क्या है कि इतने ज़्यादा बैंड्स हैं कि वो रिक्वायरमेंट के बेस हैं, एप्लीकेशन के बेस पे, तो उसी अनुसार डिटेक्टर डेवलप किए जाते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आपको इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रेटिंग थर्मल स्कैनर इमेजरी। अब इमेजरी आपके पास है तो किस एरिया में हम एप्लीकेशन इसका करेंगे, थर्मल इमेज अगर आपके पास है तो, या थर्मल रिमोट सेंसिंग का जो यूज करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें यूज करेंगे। हम अभी बता चुके हैं रॉक टाइप, हमने बताया ना कि हम डिफरेंट, क्योंकि इमिसिविटी डिफरेंट है, थर्मल उसका इनर्शिया डिफरेंट है, तो उसके बेस पे हम रॉक टाइप को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है उसको, सॉइल टाइप, सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन उसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो ड्राई सॉइल डिफरेंट इमिसिविटी भी होगी, और दूसरी तरह की सॉइल में डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इसको भी हम मेजर कर लेंगे। लोकेटिंग हॉट वाटर स्प्रिंग, नाइट टाइम में मान लीजिए कि, और दिन में वाटर स्प्रिंग इन फिजिकल तो आपको दिखेंगे, लेकिन अगर पूरे हिमालय में आपको हॉट वाटर स्प्रिंग को मॉनिटर करना है, या मॉनिटर नहीं कह सकते हैं कि मैप करना है, आपको लोकेट करना है, बताना है, तो आप किसका यूज करेंगे, थर्मल। इस थर्मल रिमोट सेंसिंग के बेस पे आप उन हॉट पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं और उससे हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में बता सकते हैं।
फॉरेस्ट फायर, अगर कहीं फॉरेस्ट की फायर लगी हो तो जो फायर तो दिन में भी रहेगी और रात में भी रहेंगी, लेकिन रात में ऐसा नहीं हो सकता है कि एरिया बढ़ रहा हो, तो किस तरफ को डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसको हम पता कर सकते हैं। सब सरफेस फायर, सब सरफेस फायर हम कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? हाँ भाई, अभी मैंने फायर कहा, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर कहा, अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब सरफेस फायर। ये सब सरफेस फायर क्या होती है जी? कोई भी सब सरफेस फायर, और हम थर्मल रिमोट सेंसिंग को यूज करके सब सरफेस फायर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं सब सरफेस फायर जी। बालकनों का तो अलग एप्लीकेशन है, वो तो कहीं लिखा आगे आएगा, बताएंगे। बालकनों को तो कर ही सकते हैं, वो तो ठीक है। सरफेस फायर मींस कोई भी ऐसे हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बिल्डिंग हो गई या किसी फायर लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में बिल्डिंग तो चलो ठीक है, वो तो सरफेस के ऊपर ही है ना। तो सब सरफेस मीन्स अंडरग्राउंड, माइन, कोल माइन, इनमें क्या कोल माइन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, आग कभी कभी फायर लग हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको मॉनिटर करने के लिए चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उसमें मॉनिटर कर लेंगे। तो ये इसका यूज है थर्मल का। और ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या है, बेसिकली रेडिएंट का डिफरेंस है, उसी के बेस पे हम थर्मल का करते हैं। और आपने बालकनी बोला, बालकनी भी सही है, अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको। और बालकनियों को क्यों हम मॉनिटर करना चाहेंगे थर्मल से? कौन से एक्टिव, कौन से इरप्ट हो सकते हैं अभी, कौन से डॉर्मेट है, कौन से एक्सटिंक्ट हो गए, उससे पता चल जाएगा कि कितने दिनों में उसकी एक्टिविटी ज़्यादा। एक्टिविटी दूसरा क्या है, अगर बालकनी में रफ्सन हो गया है तो उसका कहीं तो स्प्रेड होगा ना, तो आप इवन स्प्रेड को भी एसेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पहली बात है, आप बालकनियों के पास नहीं जा सकते, तो आपके पास क्या बचा? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में भी क्या है, थर्मल, कि उसी के बेस पे टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे ही आप बता पाएंगे कि अगर उसका जो लावा का फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है या कहाँ पे ज़्यादा है। इसमें इवन ड्यूरनल मतलब का नहीं का, हम डे नाइट मतलब नाइट का टेम्परेचर और दिन में 2 बार टेम्परेचर जो लेते हैं, तो वो जैसे ड्यूरनल टेम्परेचर को भी वेरिएशन हम कर सकते हैं। और टेम्परेचर एक्सट्रीम है, हीटिंग एंड कूलिंग रेट, उसको भी पता कर सकते हैं कि किस रेट से वो हो रहा है। और क्वांटिटेटिव में जाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर पर्टिकुलरली, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर को मैप करना है, भाई उसमें तो पानी ही भरा हुआ है, बट इवन देन ओशन में क्या टेम्परेचर एक सा रहता है? इवन अर्थ में भी टेम्परेचर एक सा नहीं, उसके तो हम होमोजीनियस कह सकते हैं कि उसमें तो पानी पानी है। अर्थ के केस में तो क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, कहीं रॉक्स हैं या डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉक टाइप के कारण उसका जो इमिसिटी है डिफरेंट होगा। बट वाटर के केस में क्या है, इन जनरल तो वाटर तो एक ही होमोजीनियस है, बट इवन देन डेप्थ में तो सर सही है ना वाटर। हाँ, डेप्थ इज आल्सो क्राइटेरिया, वो उसी बेस पे कि डेप्थ के जो जो हम अंदर डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो सरफेस के पास में होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अभी हम 1-2 इमेज आपको दिखाएंगे, तो उसमें पूरा वर्ल्ड को उन्होंने मैप किया हुआ है थ्रू सैटेलाइट। तो उसमें पूरा एक तरह से ग्राफ से ही पता चल जाएगा आपको कि देखिए इस तरह यहाँ टेम्परेचर लगभग इतना है, यहाँ लगभग इतना है। डायरेक्ट सनलाइट हीट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक एंड सनलाइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्री डॉन इमेजरी और डार्कर टोन कहीं और कूलर टेम्परेचर। तो हम क्या कर रहे हैं थर्मल में, या तो हम डार्क देखेंगे। अब इस केस में बताइए, अगर डार्क दिख रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? ठंडा। ठंडा। और अगर आपको थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, हाँ, जो कोई मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर है। और इसी को हम इवन नाइट टाइम में मेजर कर लेते हैं। पोल्यूशन स्टडी रिवर की करनी है हमको, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास थर्मल इमेजरी हो तो हम इजीली बता देंगे कि इसमें देखिए ये नदी है, इसमें
इतने पोर्शन में एफ्लुएंट आ रहा है और कहाँ तक उसका इम्पैक्ट है, आप इजीली ड्रा कर सकते हैं इमेज पे कि इस जो फैक्ट्री है ये हॉट जो भी एफ्लुएंट डाल रही है उसका इम्पैक्ट रिवर में कहाँ तक है। नाइट टाइम की इमेज हो, थर्मल इस बैंड को यूज करके या थर्मल इमेज यूज करके वी कैन एसेस। एप्लीकेशंस क्या हैं, बेसिकली वही हम आप कंटिन्यूसली डिस्कस कर लिया। फॉरेस्ट फायर में है, अर्बन हीट आइसलैंड, ये जो आपके ज्योग्राफी वाले बहुत ज़्यादा इसका, हमारे ऑफिस में भी अर्बन जो डिपार्टमेंट है ना, लैंड यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो इस पर बहुत काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग जो है उसको उनको टॉपिक दे रहे हैं अर्बन हीट। तो ये क्या कहना चाहता है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना अर्बन हीट आइसलैंड, क्या मतलब है? सर अर्बन का मतलब कि उसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहाँ पे। नहीं, टेक्नोलॉजी तो हम थर्मल यूज़ कर रहे हैं या कोई बैंड यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या, अगर बहुत ही लेमैन की भाषा में समझाना हो तो क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड क्या? अर्बन एरिया में जितनी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके बारे में बताना। तो उससे अब क्या एसेस कर लेंगे? कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा हीट ज़्यादा होगी। जो आपके सेटलमेंट्स हैं कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा कंजेस्टेड है तो उसमें हीट का जो इन्फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा। बट अगर स्पार्स है तो आपको दिखेगा, तो सैटेलाइट में थर्मल में दिखेगा, वो स्पॉट दिखेंगे वाइट से, लेकिन वो मतलब और बीच में आपको डार्कर टोन भी आएगा। तो ये मतलब कहाँ पे इन्फ्लक्स ज़्यादा है, किस तरफ ज़्यादा है, और कहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अब ये जब स्ट्रक्चर बना है, सेटलमेंट बना है, तो पॉपुलेशन तो होगी उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की जैसे इसने बात की, तो इवन रिमोट सेंसिंग के थ्रू वी कैन आल्सो जो डेंसिटी है या लोगों को बता सकते हैं। जैसे बाय यूजिंग उत्तराखंड रिमोट सेंसिंग सेंटर ने अभी कुछ दिन पहले जो कुंभ मेला होता है ना, तो अर्ध कुंभ मेला या हरिद्वार में कहीं हुआ था, तो उन्होंने मतलब इसी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को लेके बताया कि उस पर्टिकुलर डे में इतने लोग थे जो सेंसर उन्होंने यूज किया। तो उसमें क्या है, पर यूनिट एरिया में कितने आदमी खड़े हो सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसी के बेस पे उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया है कि उस दिन जो है लगभग इतने लोग थे। तो रिसर्च है, कंटिन्यूसली रिमोट सेंसिंग को यूज करके बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। इवन कुंभ मेले में जो बहुत सारे पैंटून ब्रिज बनते हैं, मतलब वो जो पीपीए के पुल बनाते हैं ना, हर समय नहीं होते हैं उसमें, गंगा में, इसमें क्या नाम है, संगम में। बट आप चूँकि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा है, तो ये एक पुल को आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने पुल बनाए गए थे इस साल। और एक्टिव बालकनों, जो बालकनों की हम बात कर रहे थे, ये इसमें एप्लीकेशंस हैं। और ये क्यों है, क्योंकि उतनी हाइट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच। पहली बात तो बालकनों के पास ही, अब हम हिमालय में नहीं चढ़ पाते हैं, हिमालय में हम यूज़ कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का। हमने अभी उस दिन बताया था अपने लेक्चर में, हम सर्जिंग ग्लेशियर में काराकोरम हमारे लद्दाख में काम कर रहे थे, तो हमें डीएसटी का ही प्रोजेक्ट था हमारे पास 3 साल का, तो उसमें हमें सर्जिंग ग्लेशियर के बारे में बताना था। तो बस ये बताना था कि ये ग्लेशियर लिटरेचर में कहीं शो है कि ये सर्जिंग स्टेज में है, तो ये कंफर्म करना है बाय यूजिंग सैटेलाइट कि ये कंफर्म करो कि क्या वास्तव में इसमें एडवांस हो रहे हैं या ये सर्जिंग फिनोमेना में क्या है, ग्लेशियर में एक ग्लेशियर एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में है, मतलब जो वैली की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है सेम है, बट उसमें क्या आता है, एक ग्लेशियर के लिए बहुत ही आगे फास्ट कर रही है, एक रिट्रीट कर रही है, बहुत ही प्रिक्यूलियर। यू कैन से ग्लेशियर के टर्मिनोलॉजी में इट इज़ एनामली, वो बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है, एनामली है। ऐसा जनरली ग्लेशियर में होता नहीं है, ग्लेशियर में रिट्रीट होता है, वेलोसिटी है बट रिट्रीट होता है। बट वहाँ पे तीनों चीज़ें, कभी कभी वो ग्लेशियर रुका हुआ भी मिलता है, मतलब 5 साल तक रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा। बट बेसिक थिंग क्या थी कि क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है, उस माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन उस वैली की सेम है। बट इवन देन एक ग्लेशियर की लिम जो है आगे जा रही है, मतलब ये ग्लेशियर 3 लिम से बना है, जैसे गंगोत्री दिखाया था मैंने, तो एक लिम उसकी आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, एक रुकी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फिनोमेना को सर्जिंग ग्लेशियर कहते हैं। और उसको बेसिकली उसमें रिसर्च चल रही है
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर रिसर्च के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने अपनी स्टडी में बताया था कि ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी उसमें रिसर्च अभी बहुत करना है कि एक्चुअली होता है क्या है कि स्नोफॉल होता रहता है हमेशा, और एक कंडीशन क्योंकि स्लोप है तो वो एक ही माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में, बट एक स्लोप ग्रेडियंट जो भी है उस पर जो उसके ऊपर ओवरबर्डन है फ्रेश स्नो का या आइस का, वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाता है। मतलब कहने का कि वो बहुत ही उसमें पहुंच गया, पीक में पहुंचने के बाद में वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाता, जो ओवरबर्डन है वो सारा नीचे आता। जब नीचे आएगा तो वो आगे की चीज़ों को आगे करता हुआ जाता है, इसलिए ग्लेशियर बहुत ही फास्ट मूव करता है। बट इसमें है कि अब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछ रहे हैं रिसर्च में, क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू बतानी हर चीज़ में। रिसर्च में तो क्या है कि वो पता करना है ना कि कर्व बन रहा है तो कैसे कितना होगा, तो इसी तरह अभी रिसर्च चल रही है उसमें, बर्ड के केस में भी इंडिया में भी। तो हम थोड़ा डेविएट हो गए। तो ये एक्टिव वोल्केनो एंड मिलिट्री पर्पज में हम इसका यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं मिलिट्री पर्पज में? जैसे कि जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, हाँ वहाँ पे हाँ, एक लोग बताओ फिर आप बताना। हाँ बताइए। जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे अगर ट्रूप्स का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे वो कुछ अपनी हीट एनर्जी एमिट करेंगे, रेडिएट करेंगे, और जब वो अकेले तो जाएंगे नहीं, वो अपना कुछ ना कुछ जैसे व्हीकल लेके जाएंगे या हाँ, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए होंगे जो कि मेटेलिक होंगे। दूसरा खुद भी उनका भी टेम्परेचर होगा। तो अगर एक ही जगह ट्रूप का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल स्नो कवर एरिया सियाचिन ग्लेशियर में है, और पता चला एक ही जगह ट्रूप हैं तो उसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर से बढ़ा होगा, तो जो एनिमी है वो तो समझेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं या ये हम कहीं इनका मूवमेंट है। तो ऐसी चीज़ों को मेजर, व्हीकल का मूवमेंट अगर हो रहा है, टैंक वगैरह सब लेके जा रहे हैं, तो उसको भी हम यूज करते हैं। हालांकि उसको बचने के लिए जो डिफेंस के लोग, आपने देखा डिफेंस की ड्रेस हमेशा कुछ ग्रीन सी या कुछ ऐसी होती है, वो क्या कर रहे हैं अपने को, अगर मान लीजिए जंगल में है उनको, तो वो वेजिटेशन और वो लगभग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, है ना, इसलिए ड्रेस बनाई जाती है। तो बहुत सारे डिफेंस पर्पज में ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो क्या करेंगे, अभी आगे आएगा मेरे किसी ऐसी में होगा आगे कहीं, कि वो अपने को मतलब इनमी से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि हम अपने को लोकेट ना कर पाएँ हमको। उसके ऊपर मान लीजिए स्नो कवर एरिया में है तो उन्होंने कुछ इस तरह का वाइट कलर की चादर ही कर दी, नीचे तो बैठे हुए हैं बट उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ करी हुई है कि उससे पता ही नहीं चल रहा है, और जिसको एनिमी को धोखा देना ये कह सकते हैं, या अपने को छुपाना, इस तरह की चीज़ें। जैसे जो अपना जो पोखरण में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें क्या था, इवन इंटरनेशनली अमेरिका को भी नहीं पता चला कि हम लोगों को ब्लास्ट करने वाले हैं। उसमें अगर आपने वो देखा हो मूवी रॉकेट है, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या ऊपर टेंट लगा दिया था, तो हमने क्या किया, अपने को छुपाया और हम नीचे से पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन जनरल मिलिट्री एरिया अगर हो रहा है तो उसमें तो टेंट लगते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं थी। लोग आइडेंटिटी जो ब्लास्ट हो गया तो पता चला कि अरे इंडिया ने तो ये कर दिया, क्योंकि जो अर्थ जो उससे रेज डेवलप होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह, तो उसका अगर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट है तो रेज जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था तुरंत, जिसका मतलब ब्लास्टिंग की, क्योंकि उसमें भी है अर्थ को एक आया है तो उसका जो कर्व बनता है सिस्मोग्राम में डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक कुछ ब्लास्ट किया तो उसका जो कर्व बनता है डिफरेंट बनता है, उसी की बेस में उन लोगों ने पहचान लिया। बाद में बताना तो पड़ेगा, वर्ल्ड को भी पता चला। तो मिलिट्री के केस में बहुत सारी चीज़ें को पता करने के लिए या अपने को डिफेंड करने के लिए भी इसका यूज है, थर्मल रिमोट सेंसिंग का। फॉरेस्ट फायर की हमने बात की थी एग्जांपल, अगर इसी की इमेज हो तो आपको पता चल जाएगा भाई, जो जहाँ फायर लगी होगी उसमें ब्राइटनेस होगी इमेज में, और जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वो थोड़ा सा डार्कर, मतलब उसकी टेम्परेचर वेरिएशन होगा। ये देखिए एग्जांपल है, ये बेसिकली जो डीएम के ऊपर वो सैटेलाइट इमेज को ड्रैप किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि द 3D प्रोसेस्ड इमेज इज कलर्ड मोजाइक इमेज ड्राफ्ट ओवर द टेरेन लुकिंग ईस्ट, ठीक है ना। एक्टिव फायर इज सीन येलो,
जहाँ जहाँ आपको येलो सा दिख रहा है वहाँ पे एक्टिव फायर है, ठीक है ना। और जहाँ पे इन सेट्स आप डार्क रेड और पर्पल, ठीक है ना, जो बर्न एरिया है, और अनबर्न एरिया आर शोन इन द ग्रीन। तो इस थर्मल इमेज के बेस पे इस तरह उन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया। ये हम जो उसकी बात कर रहे थे पोल्यूशन की, या ये पूरा एक है एग्जाम्पल डिजास्टर इन इराक। तो उसमें क्या एस्टर इमेज है, हमने एस्टर के बारे में बताया था एडवांस। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे सल्फर का एक तरह से वो इफ्लुएंट आ गया होगा रिवर में, तो कहाँ किस तरह फ्लो हो रहा है वो तक उसमें मॉनिटर कर लिया उन लोगों ने। वर्ल्ड जो 9/11 बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो उस पर को भी उन्होंने मॉनिटर किया। इवन वहाँ के इतना ज़्यादा मतलब जो इतना प्रॉम्प्ट लोग हैं कि वहाँ यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी भी अंडरग्राउंड बरीड में कहीं आग लगी हुई है, तो फायर ब्रिगेड तुरंत इमीडिएटली, तो उनको बताने के लिए कि ये थर्मल इमेज का यूज कर रहे थे, और वो लोग बता रहे थे और वो लोग वहाँ पे आके उसको मतलब फायर को रोकने की कोशिश। हाँ, इमीडिएट बहुत ही क्विक रिस्पांस। अपने इंडिया जैसा नहीं है कि हमने वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं तो पुलिस भी नहीं आ रही, फायर ब्रिगेड को कर रहे हैं तो फायर ब्रिगेड नहीं है। वहाँ बहुत ही क्विक रिस्पांस, जैसे बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में रहते हैं वहाँ के लोग, इतना जो क्विक रिस्पांस होता है। तो पूरा इस तरह की चीज़, आप कोई भी डिजास्टर हो गया है तो उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो हीट आइसलैंड की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या है, जो सरफेस जो आपकी इस छत के ऊपर जो भी होता है वो ज़्यादा हीट होगा इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग। तो इस तरह की उसमें भी हम पूरा जो हम अभी हीट आइसलैंड की बात कर रहे थे ना कि अर्बन हीट मेजर करते हैं, तो इस तरह हम इसको पूरा मेजर करके ये बता सकते हैं कि ये स्पार्स है या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस तरह की उसको कर सकते हैं। डे एंड नाइट थर्मल, अब 2 इमेज हैं इसमें, आप देखिए। अब इसमें फ़र्क क्या है, एक ही जगह की इमेज है ये, वो नाइट की है। डे के केस में क्या, हाँ डे के केस में देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डे में जो थर्मल 1.52 से 1.75 में है, तो और भी चीज़ें, नॉट ओनली द थर्मल, हम और भी चीज़ें सराउंडिंग से ले रहे हैं। बट नाइट टाइम में क्या कर रहे हैं, हम थर्मल ही को एसेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम यू कैन डिफरेंशिएट द ऑब्जेक्ट। ये मीन टेम्परेचर या मतलब ये मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ में रात में अगर थर्मल इमेज से हम कुछ करें तो जो जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन लाइक चौक एरिया, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर का ज़्यादा होगा। बट अगर हम जानकीपुरम या और सराउंडिंग इंटीग्रल और आगे चले जाएं कुर्सी रोड की तरफ, तो उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन लो होगा। तो एक तरह से हम पूरा मैप कर सकते हैं, जैसे हम अर्बन स्प्रॉल को मॉनिटर करते हैं यूजिंग ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की, भाई 71 में कितना था, टोपोसीड से ले लिया, इसके बाद हमने हर 10 साल के अंदर में टोपोसीड ली और हमने एक स्प्रॉल बता दिया। इसी तरह हम थर्मल के केस में हम एक ही दिन टेम्परेचर, एक दिन का इमेज लेके ये बता सकते, पता कर सकते हैं आप, या मैप कर सकते हैं कि किस तरह का टेम्परेचर वेरिएशन है। देखिए इसमें टेम्परेचर वेरिएशन भी साइड में, ये वाल्कनों का एग्जाम्पल जो हम बता रहे थे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस जस्ट आई वांट टू शो यू। ये देखिए ट्रू कलर इमेज है और थर्मल इमेज है, तो आप इजीली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये जो डार्क एरिया है ये क्या है जी, आपकी इमेज के सामने ही है। ये डार्क एरिया जहाँ पे ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है क्या है, कूल एरिया है। इसका मतलब बालकनी तो कुछ इस तरह होता है ना, तो ये एरिया में देखिए बीच में ब्राइट सा दिख रहा है, इसका मतलब इरप्शन पॉइंट वहाँ पे है, ठीक है ना। और सराउंडिंग में चूँकि वेजिटेरियन वो है उस तरह का से हिली टेरेन या कोन टाइप स्ट्रक्चर है, तो वो पूरा डार्क सा रहेगा। बट सराउंडिंग में फिर वो थोड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है, इसका मतलब जो लावा फ्लो को किस तरह हो रहा है वो पता चल रहा है। हाँ, थर्मल इमेजरी का जो मिलिट्री में यूज कर रहे हैं, इवन नाइट टाइम में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम एसेस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट वो डिफरेंट होगा। या अगर हमने वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल अपने टैंक या ऐसी चीज़ें कर रखी हैं तो वो हम कर लेंगे। इवन एयरपोर्ट में जो उनका डिफेंस का एयरपोर्ट है उसमें किस तरह
एरोप्लेन खड़े हुए हैं उसको भी एसेस कर लेंगे नाइट टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होगा, जो सराउंडिंग ग्राउंड का टेम्परेचर डिफरेंट होगा और जो एरोप्लेन जहाँ जहाँ भी खड़े हैं उनका डिफरेंट होगा, तो नाइट टाइम में हम एसेस कर सकते हैं। और अभी देखते थे वो कौन सा बालाकोट के बाद में जो कौन सा वो जो हुआ था, यहाँ के एयरफोर्स गई और उन्होंने तो टारगेट किया होगा ना, उन्होंने रात में तो इस तरह नहीं दिख रहा था, बट उन्होंने माइक्रोवेव भी यूज किया होगा और ये थर्मल भी यूज किया होगा। और इसके बाद जब वहाँ पे इतने 600 कितने लोग थे स्ट्रक्चर, तो एक जंगल में एक स्ट्रक्चर उन्होंने एसेस किया, और क्योंकि वहाँ जा तो सकते नहीं थे, पहले से प्लानिंग रही होगी डिफेंस की कि उन्होंने पूरा प्लान किया था, कहाँ कहाँ से उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया और एकदम बम्बार्ड करके वो वापस आ गए। तो ये डिफेंस की प्लानिंग है उसके बेस पे कि इनिमी को किस तरह हमें ध्वस्त करना है। तो देखिए इवन आपके जितने भी एरोप्लेन खड़े हैं, फाइटर प्लेन जिसको कहते हैं डिफेंस के, वो पता कर रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जल रही है उसकी, मतलब उन्होंने वो बिल्कुल एक्टिव मोड में है ना, बिल्कुल लाइट जला के बिल्कुल वो है कि कब उनको वो मिले और वो जो है उड़ के अपना जो भी उनको असाइनमेंट दिया गया उसको कर लें। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया। बाकी चीज़ें लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। सरफेस टेम्परेचर डिटेक्शन, ये जो वर्ड है ना कामूफ्लेज डिटेक्शन, क्या मतलब है? बाकी सब चीज़ें आप बता देंगे, फायर डिटेक्शन बता देंगे, इवेपोरेशन, ड्राउट मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, आयल स्पिल को हम आयल स्पिल समझ रहे? यस, तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आयल गिर गया तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन जो उसका ओशन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसको भी हम मॉनिटर कर लेंगे। इवन कितने एरिया में स्प्रेड है उसको भी मॉनिटर कर लेंगे। और वाटर क्वालिटी अभी हमने बताया, वॉल्केनिक की बात कर चुके हैं, अर्बन हीट। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया, बट आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन कामोफ्लेज डिटेक्शन। ये क्या है? जो सेकंड उसमें लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है? बाकी चीज़ें सब समझ में आ रही हैं, बहुत हम उतनी देर से डिस्कस भी कर रहे हैं। सेना की जो गाड़ियाँ मूव करती है जी, सेना है, आर्मी है, हाँ, जो गाड़ियों का मूवमेंट होता है उसमें। नहीं, यहाँ पे कामोफ्लेज जो वर्ड है ना, इसका अगर डिक्शनरी में जाएंगे, बेसिकली क्या अपने को छिपाने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था, तो ये डिफेंस में ये बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे अब हमने बताया था ना कि सियाचिन ग्लेशियर में हमें अपने को छुपाना है, तो चारों तरफ तो आइस है, टेम्परेचर लगभग हुआ, तो उसी तरह की कोई ऐसी डिवाइस या कोई त्रिपाल या कोई ऐसी चीज़ जिसका टेम्परेचर लगभग उतने रहे, उनको वो असेस ही नहीं कर पाएँ कि यहाँ पे टूफ नीचे बैठे हुए हैं। तो अपने को छिपाने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, वो जो जैसे उनकी ड्रेस भी होती है लगभग उसी तरह होती है, तो ये वर्ड उसी से रिलेटेड है। तो उसको हम ह्यूमन डिफेंस के उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने को बचा भी सकते हैं। ये हेमेटाइट, अब इसमें क्या है, ये जो थर्मल TES स्पेक्ट्रोस्कोपी से, अभी हमने बताया ना चंद्रमा में गए, मून में गए और वहाँ से बैठ के हम पूरे कर्व दे रहे हैं, तो उस कर्व के बेस पे हम हेमेटाइट को उसमें वेरिएशन को बता रहे हैं कि यहाँ हेमेटाइट है। इवन लिखा ना थर्मल इमेजरी ऑफ हीट लॉस इन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। रात में अगर कहीं हीट का लॉस हो रहा है, अब हीट का लॉस मतलब अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे AC चल रहा है, बट कहीं लीकेज है बिल्डिंग में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है, अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट है, और अगर कहीं लीकेज है तो वो अगर कहीं भी बिल्डिंग में क्रैक है या उसके कारण इवन सीपेज को हम मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग दिस थर्मल टेक्नोलॉजी, और फिर हम उसको रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए पूरा हीट लॉस कहाँ से हो रहा है, इवन मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको कर सकते हैं। बेसिकली एयर लीकेज की बात कर रहे हैं, तो थर्मल से हम इतना ही एक्यूरेट मैपिंग भी कर सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में तो पता कर सकते हैं, बट एक कहीं ऐसा हीट का लॉस हो रहा है उसको भी हम एसेस कर सकते हैं। और टेम्परेचर पूरा वेरिएशन पूरे वर्ल्ड में, ओशन में किस तरह टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इधर ग्राफ है उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है कम है,
या उसका क्या वेरिएशन है। तो इस तरह की मैपिंग थर्मल, जितने भी सैटेलाइट हैं थर्मल से रिलेटेड वो मैपिंग करते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। सेम चीज़ मोडिस डाटा से, इस मोडिस डाटा में जो डाटा सैटेलाइट है इसमें बहुत सारे बैंड हैं। जैसे हम स्पेक्ट्रल के केस में कह रहे हैं ना कि बहुत सारे अलग अलग बैंड्स हैं, अलग अलग बैंड का अपना हुआ है, उसी से सरफेस टेम्परेचर को उन्होंने मॉनिटर किया। अब बेसिकली क्या है इस टेक्नोलॉजी, जैसे हमने हर उसमें बोला कि हर टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि वी कैन डिटेक्ट ट्रू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सेंसर एज रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब एक हमें फिक्स नहीं है टेम्परेचर को, वो तो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह फीचर कांट बी डिटेक्टेड बाय द ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग मे बी डिटेक्टेड विद द थर्मल। जो चीज़ हम थर्मल से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम इस थर्मल इमेज पे उसको देख कर डिटेक्ट कर सकते हैं। और बट दिस टेक्नोलॉजी में जो इमेज इंटरप्रिटेशन है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। जैसे हमने माइक्रोवेव तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें तो तब भी आप कुछ तो असेस कर लेंगे, ठीक है ना, कि टेम्परेचर वेरिएशन के बस इस टेक्नोलॉजी में डिफ़िकल्ट तो है बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं लाइक माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में तो बहुत ही, चूँकि अभी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी बेसिकली काम तो कर रहे हैं साइंटिस्ट बट बहुत ही नॉविस स्टेज पे है, बहुत ही अब जस्ट स्टार्टिंग जिसको कहते हैं। अभी वो लोग एल्गोरिथम और सब चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। जैसे ऑप्टिकल जो इमेज है उसको देख के आप एक बार सामने आ जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि हमें लगता है ये रिवर है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। और अगर माइक्रोवेव की इमेज रख दें तो नहीं बता पाएंगे। अब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जब तक के पास आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इवन थर्मल के केस में अगर इमेज होगी तो आप उसको भी वो कर पाएंगे। तो दिस इज़ द एडवांटेज। थैंक्स। और इसके बाद मैं आपको ये थैंक्स तो मैंने दे दिया, बट कुछ इमेज और भी दिखाना चाहेंगे जो कि आई थिंक इस पर हमने दिखाया कि नहीं दिया। ये तो डे टाइम और नाइट टाइम की इमेज हमने दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा लिटरेचर है इसका, अर्बन हीट इस तरह का पूरा, अगर जैसे क्लासीफाई करते हैं ना इमेज को तो इसमें भी कर सकते हैं आप। पूरा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू है उसको कि भाई कहाँ पे टेम्परेचर कितना है, एक आपने ग्राफ दिया तो अर्बन हीट का एनालिसिस हो जाएगी। हमारे यहाँ बच्चों ने कुछ ने काम किया है। अभी मैं एक दिन प्रेजेंटेशन देख रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, वहाँ के बच्चों ने हमारे यहाँ काम किया तो उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक बच्ची ने काम किया था, अच्छा काम था उसका। ये जो रिवर में अगर एक तरह से एफ्लुएंट आ रहा है तो आप इसमें असेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो वाइट पैच है इसका मतलब टेम्परेचर है उसमें, तो उसको आप असेस कर लेंगे। इवन यू कैन मैप आल्सो, अगर आप डिजिटाइज करना चाहें डिजिटाइज कर लेंगे, ट्रेसिंग रख के इसमें पूरा मैप करना चाहें तो वो भी कर लेंगे कि कितना है जो रिवर का कितना पार्ट है जो उसमें अफेक्टेड है, जिसको प्री डाउन थर्मल रात में ही इमेज ली गई है। लेक्स में भी इसी तरह है, सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होगा नाइट में, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके बेस पे आप थर्मल इमेज के थ्रू कर सकते हैं। इसमें देखिए अब इसमें क्या अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे चंद्रमा और उस पर मंगलयान पे कि वहाँ पे किस क्वेलोनाइट का ग्राफ डिफरेंट होगा, मिक्स टाइप ऑफ क्ले होगा तो उसका सिलिकेट का अलग होगा, क्वार्जियाइट का डिफरेंट होगा, कार्बोनेट का, तो उसी के बेस पे पूरा एक तरह से वो लोग पूरा यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वी कैन मैप द एरिया यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोमेट्री थर्मल स्पेक्ट्रो। डे और नाइट में इमेज सेम एरिया की है बट क्या इसमें क्या बताना चाहिए, हालांकि नीचे लिखा हुआ है आप पढ़ के बता सकते हैं। क्या इन जनरल देखा जाए तो इसमें ये डे टाइम की इमेज है और इसमें जो जितने भी रोड्स हैं नाइट में क्या होगा, रोड्स में हीट लिबरेट हो रही होगी। हाँ, इन जनरल जो लैंड है उसमें जल्दी लिबरेट हो गई होगी तो इस वजह से ठंडा होगा या उसका टेम्परेचर डाउन होगा। बट जो जितने भी रोड्स हैं नाइट में वो धीरे धीरे करके लिबरेट करती हैं तो उसमें इसी वजह से रोड्स ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं। इसी तरह एलुवियल एरिया
एलुवियल तो समझते होंगे आप लोग, एलुवियल फैन किसे कहते हैं? ज्योग्राफी में तो पढ़ाया जाता है। ये सर से जो एलुवियल फैन होते हैं वो रिवर की जो स्टार्टिंग वाला जो वो गिरते हैं वहाँ से आते हैं। एलुवियल फैन पहले होता है, उसमें एलुवियल कोन होता है। नहीं, अब हमें जनरल ऐसे बताइए अपने हमारे नॉलेज के लिए कि एलुवियल फैन कहाँ बनते हैं? भांगर कहाँ बन सकते हैं एलुवियल फैन? भांगर जी, भांगर जो वो एरिया है, हाँ। भांगर एरिया। तुम भावर कह रहे हो या तराई कह रहे हो? और क्या क्या सुनिए, एक और चीज़ बताइए, और एक दूसरा एग्जाम्पल बताइए एलुवियल फैन का। हमने अपनी जब जो पहला लेक्चर दे रहा था मैं, शायद मैंने उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा एलुवियल फैन कहाँ बन रहा है? हमारे फर्स्ट लेक्चर को याद कीजिए, मैंने एक स्लाइड दिखाई है। याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? आप उसको इस तरह कीजिए, जब रिवर ओशन पे मिलने को होती है डेल्टिक रीजन में, तो वहाँ पे क्या है, जब भाई ओशन तो डेप्थ है ना उसमें, तो जो भी जितने भी सेडिमेंट्स वो जमा कर रही है, जाके डिपॉजिट कर रही है, तो उसमें भी तो स्लोप है। तो वो जितना मटेरियल है वो एक जमा हो रहा है, वो फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने एक इमेज भी दिखाई थी पहले दिन, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसमें पूरा ऐसा उससे पता चल रहा है, क्योंकि सेडिमेंट इन सस्पेंशन, तो उसमें पूरा वो फैन दिख रहा है। आल्दो और जो जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब गहराई पे जा रहे हैं, तो वो ब्लू से डार्क की तरफ जा रहा था ओशन, लेकिन उसमें पूरा 2 फैन बन रहे थे इस तरह के, ठीक है ना। तो एलुवियल फैन, हाँ, बेसिकली क्या है, और एलुवियल फैन क्यों बन रहे हैं? जब भी ऑल ऑफ सडन ब्रेक इन स्लोप होगा, ब्रेक इन स्लोप कहीं भी हो सकता है, ओशन जैसे ओशन में है ब्रेक इन स्लोप, है क्या कि एकदम डेप्थ हो रही है, यहाँ पे एकदम स्लोप है ना, गंगा रिवर का या एनी रिवर, वो जाके जब जो ही जा रही है तो ब्रेक इन स्लोप ब्रेक हो गया है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, जब मटेरियल को जमा करेगा तो एक फैन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह जो तराई रीजन है बेसिकली, जिसको हम तराई रीजन बोलते हैं, उसमें क्या है, इट्स जिसे हम पीडमांट जोन भी बोलते हैं। पीडमांट जोन क्यों बोल रहे हैं कि बेसिकली दैट रीजन इज कोलिशंस ऑफ नंबर ऑफ फैंस। बहुत सारे जो फैन एरिया हैं, जो रिवर के द्वारा मटेरियल आया है हिमालय से रिवर के थ्रू, और जो ही वो प्लेन में आने को होता है तो एकदम ग्रेडियंट बदल जाता है, और ग्रेडियंट बदलने का जो रिवर का मटेरियल है वो पूरा एक तरह से फैन शेप में बन जाता है। और इस तरह पूरी शिवालिक रेंज के नीचे जितने भी जोन है उसे हम पीडमांट जोन बोलते हैं, या तराई रीजन बोलते हैं जनरल टर्म में, ठीक है ना। आई थिंक थैंक्स। अभी एक कोई अच्छा एक्स्ट्रा क्यों नहीं, बस आई थिंक ये हम